टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और आईटीवी के पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदुला जी भी हैं। मेंदुला साहब, इस वक्त कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हरियाणा में फिर से जमकर कलेबाजी दिख रही है। मतलब चुनाव तो जीत गए, चुनाव में 5 सीटें भी जीत गए, देश में भी आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन हरियाणा के कांग्रेस की कलह नहीं घट रही है। कांग्रेस आगे भविष्य कांग्रेस का नहीं है, ये बात खुलकर किरण चौधरी कह रही हैं। वो कह रही है कांग्रेस का कोई भविष्य है ही नहीं। देखो अतुल, मैं अभी लगातार अपने, तुमने देखा होगा आईटीवी नेटवर्क के अपने जो अखबार है उनमें मैं बराबर लिख भी रहा हूँ, एक स्टोरी भी कर रहा हूँ कि कांग्रेस को खुश क्यों हो रही है। मेरा सवाल ये, कांग्रेस खुश क्यों है? अगर आप अतुल आंकलन करेंगे, हिंदी बेल्ट में करीब 150-200 सीटें हैं। आप देखो CD5 में आप कितनी सीटें जीते हैं? केवल एक छत्तीसगढ़ में। हरियाणा में आपने गठबंधन करा 5 सीटें जीते, राजस्थान में आपने गठबंधन करा 11 सीटें जीते, उत्तर प्रदेश में गठबंधन करा 6 सीटें जीते। जोड़ लो इनको, कितना होता है? 16, 17, 18 सीटें हो रही है। हैरानी की बात यह है कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस पूरी तरीके से साफ है। आप हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आप दक्षिण की बात करते हो। मैं हरियाणा पे आऊंगा, लेकिन मैं तुमको एक मोटा वो बता रहा हूँ। आप दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना जो कांग्रेस दावा कर रही थी कि इस बार हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, बीजेपी में उनसे दुगनी सीटें जीती उसने दोनों जगह। अगर तेलंगाना में 8 सीटें कांग्रेस ने जीती, 9 बीजेपी ने जीती। कर्नाटक में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती है, तो 18-19 सीटें जीती। मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण में बीजेपी आगे बढ़ गई, उत्तर भारत में बीजेपी पहले से ही आगे है। हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा में पहले मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, 2 घंटे वहां रहे। तो बीजेपी में देखो, बीजेपी में इतनी बड़ी चिंता है कि आखिर हम 16-17 सीटें क्यों आ रहे हैं। इसमें भी मजेदार बात है, तो अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा देती, 60 सीट भी ले आती, 62 60 ले आती, और राजस्थान में 25 में से अगर वो 20 भी ले आती, तो बीजेपी 272 का आंकड़ा पार कर रही थी आराम से। बीजेपी में मंथन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि भाई आखिर ये क्यों हुआ, इतनी कम सीटें क्यों हुई, आखिर कहाँ चूक हमने कर दी। उधर कांग्रेस में जब मंथन होना चाहिए कि हम भाई हिंदी बेल्ट में कुछ नहीं कर पाए, हिंदी बेल्ट में हम कम जहां थे वहीं है 10 साल पहले। हरियाणा में आपने 5 सीटें जीती, वो 5 सीटें कांग्रेस ने नहीं जीती, वो कैंडिडेट की वजह से जीती आपने। वहां पे कैंडिडेट किस हिसाब से था, क्या था। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर अगर आप माइनस कर दो तो कांग्रेस 0 हो जाएगी। अब उस स्थिति में कांग्रेस का आला कमान 20 साल से जानता है, 20 साल से, मैं 10 साल नहीं कह रहा हूँ, 20 साल से जानता है कि हरियाणा में कितनी गुटबाजी है। आला कमान में गुटबाजी के चलते अपना मध्य प्रदेश खोया। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच या दिग्विजय सिंह के बीच टसल नहीं होती, तो आज मध्य प्रदेश में क्या पता सरकार दोबारा रिपीट हो जाती कांग्रेस की। लेकिन हरियाणा, मध्य प्रदेश तो कांग्रेस खत्म हो गई। राजस्थान में केवल कांग्रेस इसलिए नहीं जीत पाई, जीता हुआ राज्य था राजस्थान, 1001% जीत रही थी। अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा नहीं होता और किस तरह से वहां पे सरकार गिराने की कोशिश की गई 2020 में, उसके बाद 2022 में घटनाक्रम क्या हुआ, कांग्रेस आला कमान यहाँ बैठ के हंस रहा था, मजे ले रहा था कि ठीक है भिड़ रहे हैं। नतीजा, आप जीता और राज्य राजस्थान हार गए। अब हरियाणा के बारे में ये रिपोर्ट आ रही है, अगर आज चुनाव हो जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस वहां पर बहुमत आराम से पाती हुई दिख रही है। लगभग 50 से ऊपर की सीट की बात कर रहे हैं, कोई 60 की बात करता है, कोई 65 की बात करता है। ये एक ऐसा समय था कि जब आपको कांग्रेस आला कमान को दखल देके, अब किरण चौधरी की नाराजगी जग जाहिर है, उनको अपनी बेटी को टिकट देना चाहती थी, नहीं मिला। अब पार्टी को इसके पीछे डिसीजन लेना चाहिए था। ये तो आप जैसे मैं कहता हूँ राजस्थान में, ये तो आप अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाती है, सचिन पायलट नहीं। लेकिन इसमें बड़ा ट्रिकी प्रश्न भी है। वो प्रश्न ये है कि जहां एक तरफ शैलजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीशा तोड़ देते हैं कुछ कार्यकर्ता, दूसरी तरफ किरण चौधरी लगातार हमलावर है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। अब किरण चौधरी कह रही हैं कि शैलजा सबसे योग्य उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के लिए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि असल में जो टिकट का वितरण हुआ था वो आलाकमान ने किया था, लेकिन सीएम का फेस मैं हूं, तो हमसे मेरा अगर नाम जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है। मतलब ये बयानबाजियां जो है, ये विधानसभा चुनाव आते हैं, मुझे लगता है कि काफी डैमेजिंग है। अतुल, तुमने एक नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला का छोड़ दिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह का छोड़ दिया।
ये अपने आप में 4-5 लोगों का एक गुट है। आला कमान 20 साल से मैं कर रहा हूँ, ये 20 साल से गुटबाजी इतनी की इतनी। आला कमान ने कोशिश नहीं करी आमने सामने बिठा के, ये तो आप चारों पांचों को पार्टी से बाहर निकालो। भाई आप या तो भूपेंद्र हुड्डा को लेकर फैसला करो। अब शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह, किरण चौधरी, ये कौन नहीं जानता। ये खेमे की अपनी कोशिश है कि हमको मुख्यमंत्री पद मिले। लेकिन अगर लोकप्रियता और वोट के मामले में देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे आगे है। अगर पांचों नेता मिल जाते हैं वो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग रहते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारी दिखता है, क्योंकि उनका अपना एक नेटवर्क बड़ा है। कास्ट के हिसाब से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स बहुत मजबूत की हुई है। और ये भी पक्की बात है कि चुनाव वहां पर बीजेपी अभी तक इससे जीतती है कि वो जात बड़ी मदद करती है। अगर वो ये कह रहे हैं शैलजा एक विकल्प हो सकता है कांग्रेस का कि फिर जाटों का वोट, लेकिन ये भी पक्की बात है कि इस बार जो सीटें जीती है, माना शैलजा ने अपनी सीट जीती तो वो अपना गरीब सीट थी। ये जो अगर आप विश्लेषण करें पांचों सीटों को जो कांग्रेस ने जीती है तो जाटों ने भी मदद की है, हर जाति ने मदद करी है, बिल्कुल उन सीटों पर इससे मना नहीं कर सकता। पर मेरा सवाल इतना भर है कि ये राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, मालिक भी वही है और उनको फैसला करना है। भले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन फैसला किसको करना है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को अभी 4 महीने हैं इलेक्शन के लिए, अभी से बैठ के तय करना पड़ेगा कि फेस हमारा फलाने जी है। हालांकि कांग्रेस का एक कल्चर रहा है कि फेस नहीं अनाउंस करती है, वो ये सोचती है कि पहले चुनाव जीता जाए और फिर कि जिसके ज्यादा एमएलए हैं उसको सीएम बना दिया जाए। तो उस स्थिति में जो दूसरा गुट है वो जानता है कि हमारे उतने, अब इसमें क्या होगा, सीट बंटवारे पे झगड़ा होगा। वो कहेंगे भाई आधे हमको दो, हुड्डा गुट मांगेगा आधी सीटें और आधी सीटें वो 5 जनों में बंटेंगे। अगर वो 6 के बराबर हिस्सेदारी नहीं होगी, हुड्डा कभी नहीं मानेंगे कि हमको साहब आप क्या कहते हैं 30-20 सीट दे दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। देखिए तक नहीं है, जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है, एक आम जनमानस में धारणा है कि भाई जो टिकट बंटे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो टिकट चाहे उन्हीं को टिकट मिला। चाहे गुरुग्राम में राजबब्बर की बात हो, भिवानी की बात हो, आपके अम्बाला की बात हो, स्वाभाविक सी बात है। और जैसा आपने कहा कि कांग्रेस का ये कल्चर नहीं रहा है कि वो फेस दे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का ये कल्चर दिख रहा है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मेरा नाम अगर जाएगा तो दिक्कत क्या है, मैं ही सबसे बड़ा नाम हूँ। किरण चौधरी कह रही हैं कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है सीएम के लिए, चेहरा है, तो वो शैलजा है। अब यहाँ पर एक तीसरा सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि जब आला कमान कुछ तय नहीं कर रहा, बयानबाजियों का दौर ऐसे ही चल रहा, उसमें किरण चौधरी भी विरोधाभासी बातें कर रही है। एक तरफ वो ये कह रही है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं दिख रहा है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपका भविष्य क्या है, आपका अगला कदम क्या होगा, तो वो कहती हैं कि ये तो भगवान जानता है, भगवान भरोसे। मतलब कांग्रेस का भविष्य वो जानती हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या है वो ये नहीं जानती, वो भगवान जानते हैं। ये संकेत क्या दे रहा है ये बयानबाजी? देखो इसके 2 संकेत हैं। एक तो उन्होंने ये सुपारी ले ली किरण चौधरी ने कि भाई हमारा तो अगला एजेंडा है कांग्रेस को हराने का है हरियाणा में। नंबर 2 बात, काल्पनिक का आप काल्पनिक कह सकते हैं कि क्या पता बीजेपी में जाने का प्लान तो नहीं है, योजना तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ये पक्की बात है अगर कांग्रेस वहां पे चुनाव जीतती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस के। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो परिस्थिति अभी कांग्रेस की है, कांग्रेस आलाकमान उस स्थिति में नहीं है कि वो खर्चा नहीं उठा सके किसी राज्य के चुनाव का। जो नेता खर्चा नहीं उठा पाएगा वो नेता ही वहां पर, चाहे वो आज राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, पुराने नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका अपना एक नेटवर्क होता है, वो कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे खर्चा किया जाता है वो जानते हैं। बाकी किसी नेता के वो अनुभव नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो मुख्यमंत्री बनेगा तो कांग्रेस जीतती है, लेकिन अब बाकी नेताओं के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि वो क्या करेंगे। वो अपनी राजनीति चलाएंगे जैसे अभी तक चलाते आए हैं कि अब आप आपके पास दूसरा, मेरे को लगता है वो लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि आने वाले 1-2 महीने में बीजेपी में क्या होता है, बीजेपी की स्थिति ऊंट किस करवट बैठता है, बीजेपी क्या रणनीति बना रही है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बेसिक फर्क है। कांग्रेस इंतजार करती है कि लोग नाराज होंगे हमको वोट दे देंगे, हमको ना संगठन की जरूरत है, 20 साल से संगठन नहीं है हरियाणा में, किसी से नहीं है बात।
लेकिन बीजेपी में मैंने तुमको बता रहा हूँ, जैसे राजस्थान का जो चुनाव था या मध्य प्रदेश का चुनाव था, अगर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में लोग 150 सीटें मांग रहे थे किसकी, कांग्रेस की, और राजस्थान में मान रहे थे कि अशोक गहलोत की योजना कांग्रेस को जितवा रही है। लेकिन बीजेपी की जो रणनीतिकार हैं, जब वो किसी चीज को लेके बैठते हैं तो वो जीती हुई हारी हुई बाजी को जीतने में के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। और कांग्रेस में उल्टा सिस्टम ये है कि वो जीती हुई बाजी को अगर हार जाए तो उन्हें हैरानी वाली बात नहीं है। उदाहरण मध्य प्रदेश में तो लगभग लग रहा था कि जीत गई, लेकिन ऐसी बाजी पलटी बीजेपी ने उनके। तो हरियाणा में मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी, आज से मीटिंग शुरू हो गई, आज मीटिंग चल रही है हरियाणा की, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल है, क्या कहते हैं आपके जो ऊर्जा मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो शामिल है, तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नेता सब शामिल है। मीटिंग चल रही है अभी। और खट्टर साहब जो है, कहीं ना कहीं खट्टर साहब पीछे से एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा मनोहरलाल खट्टर पर विश्वास है, भरोसा है। नायब सिंह सैनी जो बनाया मुख्यमंत्री को सोच के बनाया गया है। बीजेपी 1001% चुनाव वहां पर पुरानी रणनीति से ही लड़ेगी, मेरा अपना चार्ट बना आदर्श, और अब वो लड़ाई में बीजेपी को फायदा ही होगा, मेरा अपना आंकलन है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही बहुमत नहीं जुटा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक जो माहौल है, वो माहौल कहीं ना कहीं उनके प्रति सहानुभूति दिख रही है। कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है, कि जिस तरह से बयानबाजी विपक्ष कर रहा है, वो एनडीए सरकार को अस्थिर करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। राहुल गांधी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, जबकि ईवीएम पे सवाल उठाने का मतलब नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख से जीतो, 20 लाख 10 लाख से जीत जाते। बीजेपी 400 सीटें ले आती, ईवीएम में गड़बड़ी, उस पर बहस कर रहे, बताइए आप। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब बीजेपी की रणनीति बदली भी होगी, बहुत आक्रामक रणनीति होगी हरियाणा महाराष्ट्र में, क्योंकि हरियाणा ही नहीं, महाराष्ट्र का चुनाव भी हरियाणा के साथ साथ, और दोनों राज्य जो पार्टी जीतेगी, आप समझना अगर बीजेपी दोनों राज्य जीत जाती है तो एनडीए की सरकार बहुत अच्छे ढंग से 5 साल चलेगी। अगर कहीं बिल्कुल स्वाभाविक है, उसका एक बड़ा असर होगा। और हरियाणा में भी आप देखिए मनोहर साहब के, हरियाणा में भी अभी राज्यसभा का उपचुनाव होना है रोहतक वाली सीट को लेकर, क्योंकि दीपेंद्र जब जीते हैं इधर तो खाली हुई सीट। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि वहां की रणनीति कैसे बदलेगी या बनाएगी कांग्रेस, और फिर जब विधानसभा चुनाव में इस सिरफुटौल या बयानबाजी की बात जाती है तो क्या समय रहते बीजेपी की रणनीति को देख के समझ के अपनी रणनीति बना लेते हैं, आला कमान हस्तक्षेप कर देता है, मान मनोबल हो जाती है, क्योंकि नाराजगी तो खुलकर जाहिर कर रही है किरण चौधरी, और उनका अपना एक जो बेल्ट है, उस बेल्ट में अच्छा खासा आधार है। लेकिन उनके इस बात को कहने से एक संकेत जरूर मिलता है कि कांग्रेस का भविष्य अगर उनको नहीं दिखता है तो अपना भविष्य तो कहीं वो तलाश रही होंगी, तो बीजेपी इस दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। भविष्य तो बताएगा कि असल में इसका जवाब क्या होगा या फिर परिणाम क्या आएगा। बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त किरण चौधरी की बयानबाजी हुड्डा गुट के लिए मुश्किल पैदा जरूर कर रही है, लेकिन हुड्डा मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि लोकसभा के चुनाव में टिकट वितरण उनके जरिए उन्होंने करा लिया। अब उन्होंने कह दिया कि ये सब कुछ आला कमान ने कहा था। विधानसभा में भी उनकी ही चले, ये पूरी तरह से वो चाहेंगे, लेकिन वहां दूसरे नेताओं का रुख क्या होगा और फिर किस तरीके के सिरफुटौल या मान मनोबल से कोई बात बन जाएगी, ये दिलचस्प नजारा उस वक्त दिखाई देगा। नमस्कार। नमस्कार।